अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अंसर शाह और मैं मुखातिब हूं आपसे अपने यूट्यूब चैनल एसएस टेक्नोलॉजी से। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो डीम्ड इनकम के हवाले से है, जो कि एक नया सेक्शन 7E के हवाले से जो ना FBR ने मुतारफ़ कराया है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे कि वो किन किन लोगों पे लागू है और कौन कौन लोग उससे एग्जम्प्टेड हैं, उसका क्या प्रोसेस है और 7E को फ़ाइल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इन तमाम चीज़ों पे हम आज बहस करेंगे ताकि आपको इन नए सेक्शन के बारे में आगाही हो सके। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो के जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमेशा की तरह कि आप मेरे चैनल एसएस टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो नाज़रीन, सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलेंगे और ब्राउज़र में जाके यहाँ पे आप इस टैब में fbr.gov.pk को क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस किस्म का पेज आ जाएगा। यहाँ पे आके आपने आईआरएस को क्लिक करना है तो ये इस किस्म का आपके सामने ये पेज आ जाएगा। फिर आप यहाँ डिक्लेरेशन टैब में आके यहाँ से आप रिटर्न स्टेटमेंट इसको क्लिक करके और यहाँ पर नॉर्मल रिटर्न इंडिविजुअल AOP कंपनीज इसको क्लिक करेंगे। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अपनी रिटर्न ओपन हो जाएगी। चूँकि मैंने ये सारा प्रोसेस किया हुआ है और मेरी रिटर्न यहाँ ड्राफ्ट में पड़ी है, लिहाजा मैं ड्राफ्ट को क्लिक करके मैं अपनी रिटर्न को ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने अपनी रिटर्न ओपन कर दी और अब हम बग़ैर किसी बहस के हम सीधा चलते हैं 7E के हवाले से। तो आप टैक्स चार्जेबल को आप क्लिक करें। पहले जो ना ये कैपिटल एसेट्स का कॉलम यहाँ पर नहीं आता था, ये पहले सिर्फ वेल्थ स्टेटमेंट में शो हुआ करता था, लेकिन कुछ अर्सा पहले FBR ने इसको वेल्थ स्टेटमेंट से गायब कर दिया था और वहाँ पे ये आपकी जो प्रॉपर्टी पहले से एंटर्ड थी वो नहीं आ रही थी। और यहाँ कैपिटल एसेट्स में जब तक आप चीज़ एंटर नहीं करते थे वहाँ पे आप उसको नहीं देख सकते थे। लेकिन बाद में जो चूँकि हाई कोर्ट ने भी लाहौर हाई कोर्ट ने इसके बरक्स कोई फ़ैसला दिया है और सिंध हाई कोर्ट ने भी कोई फ़ैसला दिया हुआ है, तो इसमें कोई एक अबहम पैदा हो गया है, लिहाजा आर्जी तौर पर FBR ने इसको सस्पेंड किया हुआ है। तो अब जो ना आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में अगर पुरानी आपकी फ़ाइल की हुई है तो वहाँ से भी आप अपनी प्रॉपर्टी को व्यू कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल एसेट्स इस वाले का फिल करना बहुत ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है नाज़रीन? क्योंकि बात यह है कि जब गवर्नमेंट ने ये टैक्स अनाउंस कर दिया है तो आज नहीं तो कल ये एप्लीकेबल हो जाएगा, और अगर आप इसको फ़ाइल नहीं करते तो फिर जो ना इसका जो रिपरकशन है या इसका जो नुकसान है वो ये है कि कल को अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आपको जो ना सर्टिफिकेट जो ना जो FBR की तरफ से मुहैया होता है वो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपने अपनी कैपिटल एसेट्स को फाइल नहीं किया होगा। लिहाजा जो मेरी समझ है, मैं ये समझता हूँ कि आपको अपने कैपिटल एसेट्स ज़रूर फाइल करने चाहिए। इसका इंदराज आप यहाँ कैपिटल एसेट्स में भी करें और अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में भी करें, सो दैट जो ना कल को जब आप इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहें तो आप यहाँ से अपना सर्टिफिकेट ख़ुद निकाल सकें। तो नाज़रीन, मैं इस वीडियो को लंबा होने से बचाने के लिए मैं सिर्फ दो तीन चीज़ों का इंदराज करूँगा और मैं तमाम उन टर्म्स एंड कंडीशंस को भी डिस्कस करूँगा कि वो किस तरह किस पे लागू है और कौन कौन ऐसे एग्जेम्प्टेड है। तो मैं एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी फिल करता हूँ, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी फिल करता हूँ ताकि आपको इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मैं ये पहले रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर क्लिक करता हूँ और यहाँ सबसे पहले वो मुझसे पूछता है कि ये क्या है, मेजरमेंट इसकी क्या है। तो मैं कहता हूँ कि ये जी स्क्वायर यार्ड में है, तो स्क्वायर यार्ड मैंने एंटर कर दिए। अब वो कहता है कि जी इसका टोटल एरिया कितना है, तो मैं कहता हूँ कि ये 500 स्क्वायर यार्ड का एक प्लाट है। ठीक है, अब ये प्लाट की डिटेल वो मुझसे मांग रहा है कि प्लाट का नंबर क्या है, बाकी चीज़ें क्या है। तो ये उम्मीद है कि आप ये सारी चीज़ें फिल कर लेंगे। मैं भी ये इसको आर्जी तौर पर ये फिल करता हूँ कि ये जनाब मैं सिर्फ इसका ये लिखता हूँ कि ये प्लाट नंबर मेरा जो ना वो 90 है। ठीक है, और स्ट्रीट जो ना इसकी 6 है और ये सेक्टर P में फेज़ 7 लाहौर में DHA लाहौर में ये लोकेटेड है। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ें इस पे लिख के और यहाँ पे फिर मैं आगे ये लिखने के बाद मैं यहाँ पे इसकी तहसील और ये वो कहता है कि कौन सी तहसील में फ़ाइल करता है, तो यहाँ पे मैं लाहौरी जो है ना मेंशन करता हूँ। ये देखें, लाहौर वाबडा टाउन, लाहौर निसर, लाहौर इतना, लाहौर कंटोनमेंट, मैं इसको लाहौर कंटोनमेंट क्लिक कर देता हूँ। ठीक है जी, लाहौर आ गया। अब ये कहते हैं कि जी अगर ये प्रॉपर्टी एग्जेम्प्टेड है या नहीं है,
अब इस सूरत में मतलब दो चीज़ें हैं, ये प्रॉपर्टी आपकी कब कब एग्जेम्प्टेड है। ये प्रॉपर्टी आपकी जो एग्जेम्पशन है उसकी एक बाकायदा लिस्ट है जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। बिल फ़र्ज़ अगर मैं कहता हूँ कि येस ये प्रॉपर्टी एग्जेम्प्टेड है, तो मैं सिर्फ ये आपको वो चीज़ें बताने के लिए कि वो कौन कौन सी जो है ना रीज़न्स हैं या कौन कौन सी लोग हैं जो इससे एग्जेम्प्टेड है, मैंने इसलिए क्लिक किया है। अदरवाइज़ हम इसको नॉट एग्जेम्प्टेड में शो करेंगे। मैं आपको 7E के हवाले से इसकी कैलकुलेशन बताना चाहता हूँ। तो हम ये जब यस किया या एग्जेम्प्टेड, तो ये कहता है कि किस कैटेगरी में फॉल करता है, रीज़न फॉर एग्जेम्पशन। तो इसको आप जब क्लिक करेंगे तो ये तमाम वो एग्जेम्पशन की क्लासेज आ जाएंगी कि कौन कौन सी क्लासेस को उन्होंने एग्जेम्प्ट किया है। अब इसको हम 1 बाई 1 डिस्कस कर लेते हैं। पहली जो क्लास है उन्होंने कहा है कि जी एग्जेम्प्टेड ओब्लिक स्टे ग्रांटेड बाय द कोर्ट। जैसा मैंने आपको बताया कि सिंध हाई कोर्ट में पहले ये केस गया और सिंध हाई कोर्ट की एक डिसीजन है, फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने इसको जना कुछ अपनी गुजारिशात की हैं। उन्होंने कहा कि जी इन चीज़ों को आप रेडिकेट करें, ख़त्म करें और फिर जो ना इसको टैक्स को नाफिज़ुल अमल करें, तो फिर जो ना ये बराबरी का टैक्स होगा। लिहाजा उन्होंने इस पर स्टे दे दिया। तो इस वजह से इन्होंने ये क्लास इसमें इंसर्ट की है कि जब तक कोर्ट की डिसीजन ख़त्म नहीं होती तो उस वक्त तक जो है ये क्लास रहेगी। और अगर किसी के पास जो है वो प्लाट कोई लाहौर में है तो वो लिख सकता है, और उसने अगर अपील फाइल की हुई है उसमें कोर्ट का हिस्सा है जिसमें जो ना उन्होंने कोर्ट में गए थे, तो वो यहाँ पे एग्जेम्प्टेड ओब्लिक स्टे ग्रांटेड बाय द कोर्ट को क्लिक करेगा तो फिर उसका एग्जेम्पशन में आ जाएगा। दूसरी जो कैटेगरी है वो है वन कैपिटल एसेट सेल्फ ओन्ड बाय द टैक्स पेयर। अच्छा, एक जो ज़ाती मालियत का घर है वो किसी भी अमाउंट का हो वो आपका एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। 2.5 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी जो ना वो एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि ये 7E जो ना ये लगा हुआ है 2.5 करोड़ के ऊपर जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी उसके ऊपर ये टैक्स लगेगा। अच्छा, इसमें कुछ लोगों को ये डाउट है कि ये सिर्फ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के ऊपर है, जबकि ये इंडिविजुअल पे नहीं है। से एक बंदा है उसके पास अगर 8 प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो 8 प्रॉपर्टी को लिखेगा, और जब उसकी अमाउंट अगर 8 प्रॉपर्टीज़ की जो ना 2.5 करोड़ से कम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। लेकिन अगर उसकी एक जना प्लाट की या एक जनाब जो उसकी जनाब प्रॉपर्टी है उसका अगर 2.5 करोड़ से ही ऊपर चला जाता है तो उस पर भी ये टैक्स अप्लीकेबल होगा। तो जितना जितना अमाउंट आपका ऐड होता जाएगा उतना ज़्यादा आपके ऊपर इसका टैक्स पड़ेगा। तो मैं जिक्र कर रहा था कि पहले आपका एक सेल्फ ओन्ड हाउस जो है ना वो एग्जेम्प्टेड है। एक पहली एग्जाम्पशन कोर्ट की है, दूसरी एग्जाम्पशन ये है। तीसरा वो कहता है कि सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रेमिसेस फ्रॉम वेयर द बिजनेस इज कैरिड आउट बाय द पर्सन अपीयरिंग ऑन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। अब इसका मकसद ये है कि एक से मिसाल के तौर पे एक जनाब शॉप है किसी बंदे की घर के अलावा, और वो बंदा उसी शॉप में बैठ के अपना कोई रोज़गार चला रहा है तो वो भी एग्जेम्प्टेड है। या मिसाल के तौर पे किसी के पास कोई कमर्शियल बिल्डिंग है और उस कमर्शियल बिल्डिंग से वो कोई बिज़नेस रन कर रहा है तो वो भी उस एग्जेम्पशन में आ जाएगी। एक उसका सेल्फ ओन्ड घर जो है एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, दूसरा जो है उसकी वो प्रेमिसेस एग्जेम्प्टेड हो जाएगा जिसमें वो खुद बिज़नेस को रन कर रहा है। 3 क्लास हो गई। चौथी क्लास है कि सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चर लैंड वेयर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इज कैरिड आउट बाय द पर्सन। अब ऐसी ज़री ज़मीन जिसमें आप काश्त कर रहे हैं जो कि काबिल काश्त है तो वो भी एग्जेम्प्टेड है। तो ये तीसरी एग्जाम्पशन आपकी आ गई। चौथी एग्जाम्पशन वो कहता है कि जी कैपिटल एसेट अलॉटेड टू शहीद और डिपेंडेंट ऑफ शहीद बिलोंगिंग टू पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। अब वो कहता है कि जी ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा प्लॉट या ऐसी कोई भी मरात जो कि किसी शहीद को या उसके वारिसीन को दी गई है तो वो भी इस ज़ुमरे में 7E के टैक्सेस से एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट वो कहता है कि जी कैपिटल एसेट अलॉटेड टू अ पर्सन और डिपेंडेंट ऑफ द पर्सन who dies while in the service of Pakistan Armed Forces or federal or provincial government। अब ये यहाँ कहता है कि तमाम वो लोग जो कि किसी फेडरल गवर्नमेंट में मुलाजमत कर रहे हैं या प्रोविंशियल गवर्नमेंट में मुलाजमत कर रहे हैं या पाक आर्मी में मुलाजमत कर रहे हैं, अगर उनको कोई जना प्लाट जना दिया जाता है या उनके डिपेंडेंट को कोई प्लाट दिया जाता है जो कि एक्टिव सर्विस में जना शहीद हो चुका है तो वो भी इस 7E से एग्जेम्प्टेड हैं, वो उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास वो कहता है कि जी कैपिटल एसेट अलॉटेड टू अवार वुंडेड पर्सन वाइल इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस और फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट। यानी कोई भी मुलाजिम जो कि आर्मी का है या फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट में है और वो जना ड्यूरिंग द सर्विस उसको कोई वार वुंडेड हुआ है या उसको कोई इंजरीज आई हैं तो उसकी वजह से उसको जो प्लाट अलॉट किया गया है, ठीक है, तो वो भी इस 7E के टैक्सेस से एग्जेम्प्टेड है। फिर वो कहता है कि जी कैपिटल एसेट अलॉटेड टू एन एक्स सर्विस मैन और सर्विंग पर्सनल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस
और एक्स एम्प्लॉय ऑफ सर्विंग पर्सनल ऑफ फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट बीइंग ओरिजिनल अलॉटी अटैच सर्टिफिकेट ऑफ अलॉटमेंट फॉर अथॉरिटी। अब वो कहता है कि जी ऐसे बंदा जो जनाब बेशक सर्विस से रिटायर हो चुका है या सर्विस कर रहा है, उसको अपनी खिदमत के एवज़ अगर जो ना कोई प्लॉट अलाट किया गया है तो उसका जो ना जो अलॉटमेंट अथॉरिटी का जो ना जो सर्टिफिकेट है वो साथ अगर अटैच कर देंगे तो वो भी आपकी प्रॉपर्टी एग्जम्प्ट हो जाएगी। फिर वो कहता है कि जी एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच द इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द ऑर्डिनेंस ऑफ द टैक्स लिविड इन द पर्सन देयर ऑन। अब ये इसकी मिसाल आप यूँ ले लीजिए कि एक शख्स है, उसका एक कमर्शियल प्लाजा है और उसमें बिल फ़र्ज़ वो जो ना एक दुकान से अपना बिज़नेस ऑपरेट कर रहा है, तो वो दुकान तो उसकी ऑलरेडी एग्जम्प्ट हो जाएगी। लेकिन अब जो ना जो बाकी प्लाजा है उससे अगर वो रेंट डिराइव कर रहा है और उसको किराया मिल रहा है और उस किराए के ऊपर अगर वो जो ना अपना टैक्स जमा करा रहा है तो वो प्रॉपर्टी भी टैक्स से एग्जम्प्टेड हो जाएगी। ठीक है। अब आखिर नेक्स्ट जो है ना वो है कि कैपिटल एसेट्स इन दी फर्स्ट टैक्स ईयर ऑफ एक्विजिशन वेयर द टैक्स अंडर सेक्शन 237 के हैज़ बीन पेड। अब वो कहते हैं कि जी ऐसा एसेट जिसके ऊपर आपने 236 के तहत जो ना अगर आपने टैक्स दिया है तो वो अपने पहले साल में 7E से एग्जम्प्ट होगा, लेकिन दूसरे साल में वो टैक्स में आ जाएगा। फिर कहता है कि जी कैपिटल एसेट ओन्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, कि अगर जो ना कोई कैपिटल एसेट है जो कि किसी सूबाई हुकूमत ने और लोकल हुकूमत ने उसके पास मौजूद है तो वो भी जो ना मतलब इस टैक्स से एग्जम्प्टेड है, क्योंकि ज़ाहिर है वो गवर्नमेंट है। अच्छा, फिर कहता है कि जी कैपिटल एसेट ओन बाय लोकल अथॉरिटी और डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल्डर एंड डेवलपर ऑफ लैंड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ब्रैकेट में वो कहता है अटैच एविडेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन विद द डायरेक्टर जनरल ऑफ डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशनल। ये जो ना बिल्डर्स के लिए है कि जो बिल्डर्स हैं अगर उनके पास सर्टिफिकेट है लेजिटिमेट तो वो भी एग्जम्प्टेड होंगे इसमें। फिर कहता है कि जी प्रॉपर्टी एक्सक्लूडेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 7E। अच्छा, ये जो सब सेक्शन 3 है इसमें वो उन्होंने एक प्रोविज़न दे दिया है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट किसी को स्पेसिफिकली किसी टैक्स से एग्जम्प्ट करना चाहती है तो वो उसमें एक नोट दे देगी कि जी ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जना मतलब है ये बंदा एग्जम्प्टेड है या ये डिपार्टमेंट एग्जम्प्टेड है, तो तब भी उसको एग्जम्प्ट तस्वर किया जाएगा। अच्छा, फिर है जी पर्सनल एक्सक्लूडेड बाय फेडरल गवर्नमेंट अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ दी 7E, यानी जो ऊपर दिया हुआ है उसमें से अगर किसी को बंदे को जो ना उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है कि वो टैक्स नहीं देगा तो वो भी इसमें से हो जाएगा। इसका जिक्र पहले मैं कर चुका हूँ। पहले वाली जो क्लास है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए है और दूसरी वाली जो ना बंदों के लिए है। और अभी लास्ट पे वो कहता है कि जी एनी अदर रीजंस प्लीज़ स्पेसिफाई। ये इन्होंने ओपन छोड़ा है। ये ओपन इसलिए छोड़ा है कि ये प्रॉबेबली जो ना ये उन लोगों पे एप्लीकेबल है जिनको प्लॉट अभी तक अलॉट नहीं हुआ, यानी कुछ लोग इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्लॉट ले लेते हैं और वो किस्तें जमा करा रहे होते हैं, तो जब तक उसकी किस्त पूरी नहीं होती तो जो अलॉटिंग अथॉरिटी है उसको अलॉटमेंट लेटर इशू नहीं करती। तो जब तक आप किसी प्रॉपर्टी की ओनरशिप आपके पास नहीं आती तो वो प्लाट आपको अलॉटेड नहीं तस्वर किया जाता है, इसलिए ये रीज़न इसमें छोड़ा गया है। इसी तरह अगर और कोई रीज़न है कि मिसाल के तौर पे कोई चीज़ लिटिगेशन में चली गई है तो आप वो पहली वाली क्लास में लिख देंगे, या इसमें भी आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं और साथ लिटिगेशन देके आप रेफरेंस उसका लिख सकते हैं। तो ये उन तमाम चीज़ों के लिए है। अब उम्मीद है कि ये क्लासेस आपको समझ आ गई होंगी। मैं इसको दोबारा जो ना सिर्फ रिपीट कर लेता हूँ आपकी याद आने के लिए जल्दी कि यानी फ़ेडरल गवर्नमेंट को काफ़ी मराद दी गई है कि फ़ेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट को और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को ख़ास तौर पे बहुत रियायत दी गई है कि ये लोग एग्जम्प्टेड हैं। इसमें कौन एग्जम्प्टेड हैं? वो जिनको डायरेक्ट अलॉट किया जाता है बाय दी अलॉटिंग अथॉरिटी, वो अपने अलॉटमेंट लेटर प्रोड्यूस करेंगे। और इसके अलावा अगर वार वुंडेड्स को ये दिया गया है तो वो भी जन एग्जम्प्टेड है। अगर कोई शहीद है तो वो भी एग्जम्प्टेड है अगर उनको प्लाट हुआ है। उनके अजीज़ व अकारब अगर किसी को जनाब उनके बेटे को बच्ची को वो प्लाट दिया गया है तो वो भी एग्जम्प्टेड हैं। इसी तरह एक सेल्फ ओन्ड हाउस आपका एग्जम्प्टेड है। इसी तरह आपकी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी जहाँ पे आप कल्टीवेशन कर रहे हैं वो एग्जम्प्टेड है। और इसी तरह आपकी कोई वो बिज़नेस की जगह जहाँ पे आप खुद अपना बिज़नेस रन कर रहे हैं वो भी एग्जम्प्टेड है। और फिर जनाब एक वो प्रॉपर्टी आपकी एग्जम्प्टेड है जिसके ऊपर ऑलरेडी आप टैक्स पे कर रहे हैं रेंट वसूल करने की सूरत में, तो ये वो तमाम प्रॉपर्टीज़ आपकी एग्जम्प्टेड हो जाती हैं। अगर बिलफर्ज आपकी जो ना वो ये चीज़ किसी में फ़ाल नहीं करती, जो कि मैं भी ये शो करना चाहता हूँ, तो मैं इसको करूँगा नॉट एग्जम्प्टेड। ठीक है, क्योंकि क्लासेस मैंने पढ़नी थी वो इसलिए मैंने यस करके आपको बता दिया। अब मैंने इसमें नॉट एग्जम्प्टेड कर दिया। अब ये कहता है कि इज़ द प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड,
मैं कहता हूँ कि जी नहीं, ये प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड नहीं है क्योंकि ये प्लाट है। अब जब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो ये यहाँ पे इसकी जो ना एक एंट्री आ गई, ये देखें जी, रेजिडेंशियल प्लॉट नंबर इतना। अब यहाँ पे जो ना ये कहता है कास्ट डिक्लेयर्ड वैल्यू, इस पर आपने वो वैल्यू डिक्लेयर करनी है जो आपने पहले अपनी डिक्लेरेशन में दी हुई है। मिसाल के तौर पर मैं एज्यूम करता हूँ कि ये आपने डिक्लेयर्ड वैल्यू इसकी लिखी थी 25 लाख, तो मैं इस जगह पे इसको 25 लाख लिख के कैलकुलेट कर दूंगा। और फिर जनाब यहाँ पे वो कहता है कि फेयर मार्केट वैल्यू, अभी FBR ने हर इलाके के लिहाज से फेयर मार्केट वैल्यू के टेबल्स जो ना FBR ने जनरेट किए हुए हैं, और उधर हर इलाके की जो ना स्क्वायर यार्ड्स में या स्क्वायर फिटों में कीमत लिखी हुई है। तो उस लिहाज से जो भी जो ना FBR ने वो कीमत दी हुई है उसका आप एतराज़ करेंगे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ये लाहौर की प्रॉपर्टी है और मैं कहता हूँ कि जी यहाँ पे जनाब प्रॉपर्टी की वैल्यू बिलफर्ज अगर उन्होंने जो ना लिखी हुई है 4 करोड़ 20 लाख, तो मैं इसको इंटर कर देता हूँ यहाँ और मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। तो जो ही मैंने ये इस प्रॉपर्टी में इंदराज किया तो उसने कैलकुलेट कर दिया कि ये 25 लाख रुपया जो ना जो मेरी ओरिजिनल कास्ट थी जो मैंने डिक्लेयर की हुई थी, और अभी फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से इसकी 4 करोड़ और 20 लाख रुपये प्राइस है। तो इसने सीधा सीधा जो ना इस 4 करोड़ 20 लाख का 5% निकाल दिया कि 4 करोड़ 20 लाख का 5% जब निकालो तो वो आपका आ जाता है 21 लाख रुपया। तो क्योंकि ये जो इन्होंने लॉ निकाला इसमें वो ये कहते हैं कि जी जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू आएगी उसकी हम कंसिडर करेंगे कि वह 5% उसकी डीम्ड इनकम है। तो 5% डीम्ड इनकम के हिसाब से ये 21 लाख आ गया, और अब 21 लाख का जो 20% है वो जो ना आपका टैक्स तस्वर किया जाए। तो जब 21 लाख 20 हज़ार का 20% आप निकालेंगे तो वो तकरीबन बन जाता है कोई 4 लाख और 20 हज़ार रुपये के करीब। तो वो आपने टैक्स भरना होगा। कंपटीशन में आप आए तो ये देखें 4 लाख 20 हज़ार रुपया ये एडमिटेड इनकम टैक्स में शो कर रहा होगा, 420 ये आपकी टैक्स चार्जेबल बनता है, और यहाँ पे वो आपको कह रहा है कि जी 4 लाख 20 हज़ार रुपये जमा कराएँ। अभी हम एक और एसेट जो है यहाँ पे डालते हैं। बिलफर्ज मैं एक कहता हूँ कि जी कमर्शियल प्रॉपर्टी है एक हमारे पास, तो वो कमर्शियल प्रॉपर्टी को मैं अगर यहाँ शो करता हूँ कि जी उसकी मेजरमेंट मिसाल के तौर पे स्क्वायर यार्ड में जो ना ये 100 स्क्वायर यार्ड का एक प्लाजा है, यानी 4 मरले का ये तकरीबन प्लाजा है। और इसका मैं ये लिख देता हूँ कि जी ये प्लाट नंबर जो ना 5 के ऊपर है और ये मेन कमर्शियल है, और ये मिसाल के तौर पे गुलबर्ग ग्रीन में वाक़या है, इस्लामाबाद। तो अब हम यहाँ पे इसको शो करते हैं कि जी ये इस्लामाबाद की हदूद में आता है, तो हम इसको इस्लामाबाद शो कर देते हैं। और यहाँ पे हम कह देते हैं कि ये जी इस्लामाबाद सॉरी ये इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट आ गया इसका, और हम ये कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी भी हमारी एग्जेम्प्टेड नहीं है। बिलफर्ज हम इसको कहते हैं कि जी ये कंस्ट्रक्टेड है, येस। तो जब कंस्ट्रक्टेड कहेंगे तो ये इसका कवर एरिया मांगता है। तो अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि जी इसका जो कवर एरिया है वो 8500 स्क्वायर फीट है, तो हम इसको जब सबमिट करेंगे तो ये यहाँ पे आपका जो है ना ये टेप जनरेट हो जाएगा। अब हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पे ये हमने 50 लाख रुपए का लिया था, ठीक है, और बिलफर्ज आज इसकी कीमत जो ना 2 करोड़ रुपए है। तो जब हम इधर यहाँ 2 करोड़ इंटर करेंगे तो ये जनाब आपके पास 2 करोड़ वो ये 4 ये 6 करोड़ 20 लाख रुपए हो जाएगा। अब इसका 5% उसने निकाला है कि 31 लाख रुपए जो ना आपकी डीम्ड इनकम निकाली है उसने, और इसका जो ना 5% टोटल का जो ना ये कैलकुलेट किया तो उसने कहा कि जी आप टोटल 6 लाख 20 हज़ार रुपया वो जमा कराएं। इस तरीके से जो ना 7E का इंदराज होता है। और अब जो कुछ आपने इस कैपिटल एसेट्स में जो 2 प्रॉपर्टियां आपने लिखी हैं एग्जैक्टली इसी तरीके से आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में इसका इंदराज करेंगे। उसका इंदराज कहाँ करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर्सनल एसेट्स में लाइबिलिटीज़ में आप आएँ, यहाँ पे आप कमर्शियल इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एंड नॉन बिजनेस इसको आप क्लिक करें। जो ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने टैब हो जाएगा। यहाँ पे आप अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी का इंदराज करें और उसकी जो है लोकेशन वगैरह का शो करें और इसको सबमिट करें, तो यहाँ पे एक रो जनरेट हो जाएगी। उस रो में आप इसका आप जो कीमत ख़रीद है वो आप इसमें डाल दें। तो बेसिकली इसका जो पर्पज़ होता है वो ये है कि अगर आप 7E जो ना फाइल नहीं करते तो आपको एट द टाइम ऑफ सेल सर्टिफिकेट जनरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो फिर
आपको पता है कि एफबीआर फिर आपको वहाँ पे चक्कर कटवाएगा। तो इसलिए एडवाइजेबल ये है कि आप कैपिटल एसेट्स की डिक्लेरेशन ज़रूर करें, ठीक है। और इस तरीके से जिस तरह मैंने इसको फाइल किया है, इस तरीके से आप अपने प्लॉट्स का या अपनी प्रॉपर्टीज़ का इंदराज करें। और एंड ऑफ द डे पे देखें कि टोटल आपका रिजल्ट कितना निकलता है। अगर जो ना वो 2.5 करोड़ से कम की प्रॉपर्टी हुई तो ऑटो जो ना इसको नहीं उठाएगा। मैं ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि बिल फ़र्ज़ मैंने जो ना ये 25 लाख रुपए की ली थी, और से मैं एक बात करता हूँ कि आज एफबीआर की वैल्यू इसकी 50 लाख है, ठीक है। और मैं इसको 50 लाख यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। और ये जो मैंने 50 लाख की ली थी, ये मिसाल के तौर पे आज इसकी वैल्यू जो ना इस प्रॉपर्टी की 1 करोड़ है। तो मैं यहाँ पे 1 करोड़ कर देता हूँ। और मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, तो अब ये देखेंगे कि 2.5 करोड़ से इसकी वैल्यू कम बनेगी। अब ये देखें 1.5 करोड़ बनती है, ठीक है। तो 1.5 करोड़ पे इसने कोई भी डीम्ड इनकम कोई नहीं निकाली। और आप कंपटीशन में जाएँ तो यहाँ पे भी आपका ज़ीरो जो ना टैक्स होगा। देखें ये सब ज़ीरो आ रहा है, कोई नहीं होगा। तो ये आपके ऊपर तब एप्लीकेबल होगा जब आपके एसेट्स 2.5 करोड़ से एक्सीड करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। यहाँ पे मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ भी आ गई होगी और आप इसको जना अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में इनकॉर्पोरेट भी करेंगे, ताकि आप आने वाली मुश्किल से बच सकें एट द टाइम ऑफ सेल। और मैं वीडियो के अख्ताम पे आपसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जना आपको नई वीडियोस सबसे पहले बर वक्त मिल सकें। और जब आप इसको सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरी जो है ना चैनल की रेटिंग जो है ना वो कोई बेहतर हो जाएगी। लिहाजा जनरसिटी का मुजाहरा करते हुए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।